वे क्या हो के इल्यूजन। अब यह संदेश से भी सोचता है आखिर ये क्या बकवास है, वो मेरे को इल्यूशन कह करके वो बुला रही है, क्या उसके सिर में चोट लग गई है। और वो बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो, तुम तो बिल्कुल रियल वाले की तरह दिख रहे हो। बे कहता है वेल काफी टाइम हो गया है और मैंने सुना है कि तुम बीमार हो, तो अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। और ये एक नोटबुक है जो कि तुम्हारे क्लासमेट्स ने मेरे को दी थी और मुझसे कहा था कि मैं इसे तुम तक पहुंचा दूं। अब उसको बात करता देख याओ याओ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोल रही होती है वो तुम तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इल्यूशन हो, तुम ना सिर्फ बात कर सकते हो बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी भी उसी की तरह है। अब उसको इस तरह से बात करते थे वो सोच रहा होता है कहीं ऐसे वाकई में कोई मेंटल डिजीज तो नहीं हो गई है ना। वो उसकी तरफ पेपर करते हुए कहता है ये लो नोट्स, अपने क्लासमेट्स के मेहनत को बेकार मत जाने देना। लेकिन वो फटाक से पीछे हट जाती है और बोल रही होती है मैं तुमसे ये नहीं लेने वाली। वो बोलता है क्यों। वो बोलते हैं मुझे पता है जब इल्यूशन को टच किया जाता है तो फिर वो गायब हो जाता है, और इसका मतलब ये हुआ जब तक कि मैं तुम्हें टच नहीं करती हूँ तुम यहाँ से गायब नहीं हो गए। और वो मन ही मन सोच रही होती है हाँ मैं भी क्या होते पूरे दिल से प्यार करती हूँ और मैं इस मिरेकल जैसे इल्यूजन को गायब होते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज कि तभी वो एकदम से किसी खिलौने के ऊपर पाँव रख देती है जिससे कि वो खिलौना एकदम से दबता है और फेंक जाता है और उसका पाँव फिसल जाता है। और फिर वो सीधा जाकर बेक्याओ की गोद में गिरती है और उसका सर गले जगह पर लग जाता है। और फिर यहाँ पर वो दोनों ही चिल्ला पड़ते हैं जोर से और क्या हो तो कुछ भी कहने की हालत में नहीं रहता। और याओ याओ परेशान होते हुए सोच रहे होते हैं इट्स ओवर सब खत्म हो गया। और फिर साथ ही वो थोड़ी हैरान हो जाती है और बोल रही होती है ये क्या, ऐसा लगता है कि बे क्या हुआ इल्यूशन गायब नहीं हुआ है। और फिर वो हल्के से आंखें खोलकर देखती है तो वो भी वहीं बैठा रहता है, वो उसे टच करती है और फिर वो उसको दूसरी जगह पर भी टच करके देखने लगती है। तो फिर बेचला पड़ता है तुम वहां पर टच नहीं कर सकती। अब ये सुनते से ही वो उसके करीब आते हुए कहती है तो तुम वाकई में असली बे क्या हुआ, कोई इल्यूजन नहीं। वो बोलता है हाँ मैं बे क्या हूँ एक रियल पर्सन। अब ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और चिल्ला पड़ती है मोम आखिर आपने मेरे को बताया क्यों नहीं, आप तो बहुत बड़ी झूठी निकली, आपको पता था कि असली वे क्या यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी तक तो मैंने मेकअप भी नहीं करा था और इस तरह के कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, शिट अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मेरी शादी नहीं होगी। और वो रोते हुए कमरे में भागने लगती है। उसकी मम बोलती है तुम ये तो थी जो कि उसको फेक समझ रही थी और बस मैंने तुमसे इसके बारे में कुछ बोला नहीं, इतना ही। और वो बेइज्जत कहती है अच्छा तो फिर तुम्हें वही लड़के थे हैंडसम, तो तुम अब इसे खुद से शौक क्यों नहीं करते। वो रानी के साथ कहता है क्या मैं और क्यों। वो बोलता है तुम्हारे अलावा और कौन इसे सॉल्व करेगा, और जब से कि तुम इस मैटर को आज सुलझा नहीं देते मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगी, घर जाने के बारे में सोचना भी मत। आंटी की बात सुन के बेई सोच रहा होता है आंटी क्या आपको यकीन है कि आपका उन लड़कियों से कोई भी लेना देना नहीं है जिनका सरनेम टैंग होता है। आपकी धमकी देने का तरीका और टैक्टिक बिल्कुल उस सफेद बाल वाली लोमड़ी से मिलती जुलती क्यों लग रही है। तो लगता है कि सब कुछ फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ गया है। तो आखिर अब मैं बू याओ याओ के साथ कैसे डील करूंगा। और फिर नेक्स्ट दिन में वो उसके रूम के सामने खड़ा होता है और ठोकते हुए कह रहा होता है बू याओ याओ क्या तुम यहाँ पर हो। और वो अंदर कपड़े बदल रही होती है और बोलती है अरे नहीं तुम गलत पर्सन के पास आ गए हो, मैं वो नहीं हूँ, ये याओ याओ का कमरा नहीं है, तुम बाहर जाकर लिविंग रूम में इंतजार करो, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो वहां पर आ जाए। वो देख रहा होता है सामने उसे के नाम का बोर्ड पड़ा रहता है, वो सोचता है सच में क्या घटिया है इसकी उसे। कि तभी उसे एकदम से गेट के नीचे से कुछ लाल लाल बाहर आता हुआ दिखाई देता है, जो देखने के बाद वो एकदम घबरा जाता है और सोचने लगता है कहीं ये वो तो नहीं। और खुद से बोलता है दो बार मत सोचो ये बू याओ याओ ही है। और वो फटाक से दरवाजा खोलता है और सामने का नजारा देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। और जो बू याओ याओ है वो सामने बिस्तर पर ही बैठी हुई रहती है और उसने जो ड्रेस पहनी होती है वो नहीं चाहती कि वो उसको देख ले। और उसको उस ड्रेस में देखकर वो भी थोड़ा नर्वस होने लगता है कि तभी वो साइड में पड़ा अपना पेकी वाला जैकेट उठाकर उन ऊपर डाल लेती है और चिल्लाते हुए कहती है ये बू याओ याओ का कमरा नहीं है, तुम गलत कमरे में आ गए हो। तो अब याओ याओ को इस तरह से बात करते देखकर वो उसे पूछने लगता है तो क्या वो ठीक है। तो वो बोलती है अब बात बस इतनी है कि उसे नॉर्मल बुखार आ गया था और उसने डॉक्टर से ऑलरेडी कंसल्ट कर लिया और वो कल से स्कूल जा सकती है और तुम अंदर आ सकते हो। और फिर वो अंदर आते हुए देखते हैं असल में कोई सी टी या जूस गिरा होता है जिसका वो रेड रेड कलर था। और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें सर्दी हो गई है, वह दरवाजे पर जूस गिर गया है। अब यह सुनते हुए एकदम घबराते हुए दरवाजे की तरफ भागते हुए जाते हैं और बोल रही होती है अरे नहीं। और फिर साथ ही वो चेक करती है उस टी के साइड में शायद इसका कोई सा केक भी रखा होगा। वो देखकर कह रही होते वो अच्छा है कि ये नहीं बिगड़ा है, अभी भी अच्छे शेप में है। और फिर वो फटाक से उन केक्स को लेकर पे के पास पहुंचाती है और बोल रही होती है ये काफी ज्यादा टेस्टी है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। तो फिर वो भी एक उठाता है और टेस्ट करने लगता है। वो उससे पूछती है तो बताओ ये कैसा है। भाई कहता है ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है, क्या ये कोई नई चीज है जो कि आंटी की दुकान पर अवेलेबल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ खाया है। अब ये सुनते से वो खुश होते हुए बताने लगती है असल में मैंने इसे बेक करा है और ये स्टोर के ऊपर सेल होने के लिए नहीं है। और वैसे मैं स्कूल की पेस्ट्री क्लब के एक ऑनरेबल मेंबर हूँ। अब ये सुनते से वो उससे बोलता है अभी कुछ देर पहले तुम तो ये बोल रही थी कि तुम वो या नहीं हो, या फिर कोई सेकंड ऑनरेबल मेंबर भी है स्कूल पेस्ट्री क्लब में।
अब यह सुनते हुए वो एम्बेरस होते हुए मुंह घुमा लेती है और बोल रही होती है, वेल ये वो याओ याओ ही थे जिसने मेरे को ये डिलीवर करने के लिए कहा था और वो वाकई में यहाँ पर नहीं है। अब ये उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो और तुमको आइडेंटिटी वाला ये बचकाना खेलना ही खेलना चाहिए। कि तभी यहाँ पर वो याओ याओ कुछ शब्द बोलती है, कोई है जो प्यार में है, कोई है जो पूरी रात समुद्र को निहारता रहता है। ये वो गाने के बोल हैं और ये चीज़ मुझे तुम तक पहुँचाने के लिए वो याओ याओ ने ही कहा था। और फिर वो उस गाने के और भी आगे के शब्द बोलने लगती है जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि कोई मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तो अब ऐसी बातें सुनने के बाद उसके मुँह से वो थोड़ा उदास हो जाता है और बोलने लगता है, आई एम सॉरी। तभी वो बोलती है, अरे माफ़ी माँगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये भी गाने के लिरिक्स ही हैं। और वैसे तुम्हारे और निंगे के बारे में क्या? वो बोलता है, हम लोग ठीक हैं। वो कहने लगती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते तो मैं कभी भी तुम्हें किसी दूसरी लड़की के घर पर अकेले तो बिल्कुल भी विजिट नहीं करने देती। और इसके अलावा उसने तो तुमसे अपने प्यार का कन्फेशन भी किया था। अगर तुम जाने की हिम्मत करते तो फिर मैं तुम्हें वही मौत के घाट उतार देती। अब ये कहने लगता है, एक्चुअली मुझसे ऐसा करने के लिए कहा गया था इसलिए मैं यहाँ पर आया। और वो थोड़ी खुश होने लगती है। एट लास्ट अब कन्वर्सेशन खुश हो गई है और वो सोचती है कि वो जैकेट के अंदर ही बैठे बैठे अपने कपड़े चेंज कर लेगी। कि तभी वही उससे कहता है, याओ याओ एक्चुअली जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हिलती रही होती है और उसे लगता है कहीं ये फिर किसी रो तो नहीं रही। वो याओ याओ कहते हुए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती, वो अभी बिजी है। और वो बोल रहा होता है, याओ याओ मुझे लगता है, और वो सोच रहा होता है, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कि वो इतनी ज़्यादा रोने लगे। और वो उसका हुडी पकड़ते हुए कहता है, चलो फेस टू फेस आमने सामने बात करते हैं। लेकिन जैसे वो हल्का सा खींचता है, पूरी जैकेट ही उसके हाथ में आ जाती है और वो भी देखती है जैकेट उसके ऊपर से हट जाती है और वो रिवेल हो जाती है जो कि अभी कपड़े पहन क्या कहते हैं बदलने की कोशिश कर रही थी। और वो देख लेती है कि अब बे ने उसको देख लिया है तो वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है, बे साले मर जा, अपनी आंखें बंद कर इडियट, क्या तूने ये जानबूझकर करा है, ये सेकंड टाइम था। और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वो चिल्ला रहा होता है, जाओ रुको तो। और फिर बताया जाता है, तो ऐसा लगता है कि इस नोटबुक की डिलीवरी से मेरे और याओ याओ के बीच जो डिस्कम्फर्ट आ गया था वो थोड़ा दूर हो गया है। और सेम टाइम पर आंटी चैंग के इनविटेशन पर मैंने उनकी दुकान के ऊपर वीकेंड पर काम करने के लिए एग्री कर दिया है। और ये ऑब्वियसली ट्रबल का साइन है तो फिर मैं रिफ्यूज़ क्यों नहीं कर पाया। वैसे सोचा जाए तो मुझे उनसे थोड़ा डर सा लग रहा था। हालांकि इसके बारे में सोचा जाए तो मैं ही वो था जिसने उनकी बेटी को कुछ दिनों पहले रिजेक्ट करा था और फिर बेशर्मी से उनके घर पर आया, डिनर भी खाया और साथ ही अब मैं उनके घर से कुछ फूड भी लेकर जा रहा हूँ। तो ऐसे में बिना किसी अच्छे रीज़न के मना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कि तभी उसे रास्ते में निंगेही नज़र आ जाती है जो कि बिल्ली के साथ खेल रही होती है। और फिर वो बिल्ला भी एकदम से उसके गोद में चढ़ते हुए उसके स्वेटर के अंदर ही घुस जाता है और चेस्ट के पास से मुंह निकाल लेता है। लेकिन वो उसे अच्छे से सहला ही रही होती है। कि तभी भाई उसको आवाज़ देते हुए कहता है, सीनियर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? वो बोलते हैं, वेल मैं लाइब्रेरी के खुले रहने के दौरान अपनी किताबें वापस करना चाहते थे इसलिए। कि तभी एकदम से जो बिल्ला रहता है वो उसके स्वेटर से निकलने की कोशिश करने लगता है और जब वो एकदम से निकलता है तो वो थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और उससे टच हो जाती है, उसे पे ही टिक जाती है। वो कहने लगता है, सीनियर क्या तुम ठीक हो? और पीछे खड़ी एक लड़की देख लेते हैं उन दोनों को थोड़ा। यहाँ पर बेकायदा घबराया हुआ रहता है, वो उसे एकदम टिक चुकी होती है, दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके होते हैं। कि तभी बीच में से एकदम से कोई मुंडी निकालता है और ये वही बिल्ला होता है जो कि शर्ट से बाहर नहीं निकल पाया है, फंसा ही हुआ है अभी भी। तो फिर वो यहाँ पर उसको खींच कर बाहर निकालता है और उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, नोटी बॉय। और यही कहती है, शायद से वो भूखा है। भैया उसे कहता है, क्या तुम लाइब्रेरी जा रही हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ने चलूं? और वो बोलती है, इस हो गए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तुम्हें घर जाना चाहिए। और हम देख पाते हैं पीछे से जो लड़के उनको देख रही थी वो टैंगरिन होती है और प्रेसिडेंट उसे मैसेज करके पूछ रही होती है, तो सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल है? तो फिर यहाँ पर टैंगरन उसको अपडेट देती है और बोल रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम कल अपने प्लान के ऊपर अमल करना कंटिन्यू करेंगे। और उनको अब इस तरह से ऑकवर्ड बिहेव करते देखकर टैंगरन को थोड़ा शॉक होने लगता है। वो बोल रही होती है, क्या ये अजीब नहीं है, क्या वो लोग लवर्स नहीं है? उन्हें टैग करने का काफी अच्छा मौका मिला था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कपल होते हुए भी एक दूसरे के प्रति कितने ज्यादा फॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे थे। और फिर वो बिल्ला भी उसी के पास आ जाता है, वो उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, आज का दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टफ रहा होगा, क्यों है ना? और फिर हमें बताया जाता है ये बिल्ला भी स्टूडेंट एसोसिएशन का मेंबर है कोई सा, जी यूई चिंग, मतलब कि इस बिल्ले ने वो सारी हरकतें जानबूझकर करी थी टैंक रैन के लिए। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो बे रहता है वो अपने घर पर पड़ा होता है और आज उसके शायद छुट्टी है, घर पर ही है वो अकेला। और फिर वो लूली के बारे में सोचने लगता है। वो बोल रही होती है, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मैं आज अपने क्लासमेट्स के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ और मैं आज रात शाम या उनके घर पर ही रुक जाऊंगी और मैं कल तक वापस नहीं आऊंगी।
और वो उससे बोलती है आज रात रामेन तो बिल्कुल भी मत खाना, और किसी लड़की को तो घर पर बुला भी मत लेना, ठीक है मैं जा रही हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो निकल जाती है। और वो पड़ा पड़ा उसे यही सोच रहा होता है, वो तो बस ऐसे ही चली गई। तो मैं यहाँ पर हॉलीडे के दिन घर पर अकेला बचा हूँ एक और बार। और फिर साथ ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कह रहा होता है फाइनली आज मुझे मौका मिला है, आज मैं पूरे दिन अच्छे से एंजॉय करूंगा। वो गेम निकाल लेता है और सारे स्नैक यहाँ फिरा लेता है और तैयारी करने लगता है मजे करने की। कि तभी घर के डोर बेल बजती है। वो बोलता है अरे लुलु, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या तुम कुछ भूल गई हो? और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो ये प्रेसिडेंट होती है, जो कि आंख मारते हुए कहती है हाय मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। अब उसको देखते से ही उसके मुंह से चिप गिर जाती है और वो दरवाजा फिर से लगाने लगता है।